नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ सिंह आज आपका स्वागत करता हूं एपिक सेवेंट्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आम बजट 2022-23 की। हमने देखा है कि आम लोगों को बजट की टेक्निकलिटी समझने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जो कि अमूमन आम बात है। तो आज हम बजट को आसान भाषा में समझेंगे, वो भी कुछ चंद मिनटों में। आइए शुरू करते हैं। तो आपने देखा होगा 2 दिन पहले जो इकोनॉमिक सर्वे जारी किया गया है, उसमें भारत की विकास दर 9.2% आकी गई, जो कि काफी अच्छी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2025 तक, क्या यह बजट उस पर खरा उतरता है? आइए देखते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको पता है आजादी के बाद जो पहला बजट प्रस्तुत किया गया था वो लगभग 197 करोड़ रुपए का, जो कि आज बढ़कर लगभग 40 लाख करोड़ रुपए का हो गया, और इसके बदले में सरकार को 23 लाख करोड़ रुपए की प्राप्तियां प्राप्त हुई। जो ये डिफरेंस है 23 लाख करोड़ और 40 लाख करोड़ रुपए के बीच का, जो ये घाटा है, इसे हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, जो कि वित्तीय घाटा होता है। सरकार इसे बोरोइंग्स के रूप में, बोरोइंग्स के माध्यम से कवर करती है। सरकार इसके एवज में सरकारी बॉन्ड रिलीज करती है, जो कि आप और हम जैसे लोग खरीदते हैं, और इसके बदले में हमें इंटरेस्ट प्राप्त होता है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जो फिस्कल डेफिसिट रखा है वो 6.4 है, जो कि सरकार कहती है कि आने वाले कुछ सालों में हम इसे 4% के नीचे ले आएंगे। तो आइए देखते हैं बजट में कुछ महत्वपूर्ण बातें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में क्रिप्टो करेंसी को लेकर काफी बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने यह कहा है कि वर्चुअल करेंसी में आपको 30% टैक्स देना होगा। ये चाहे आप लाभ कमाएं चाहे ना कमाएं, ये टैक्स आपको देना होगा। इसके साथ ही 1% टीडीएस का भी ऐलान किया है, यानी अगर आप वर्चुअल करेंसी आप ट्रांसफर करेंगे तो आपको 1% इस पे सरकार को टीडीएस देना पड़ेगा। टीडीएस यानी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। दोस्तों, आपने इंटरनेट पे इसके काफी मीम्स देखे होंगे। क्रिप्टो को लेके काफी मीम्स प्रचलित हो रहे हैं, लेकिन जो एक्सपर्ट्स का मानना है वो यह कह रहे हैं कि सरकार का फैसला स्वागत योग्य है। इसके बदले में सरकार ने क्रिप्टो को लीगलाइज कर दिया है। भला ये बैकडोर से किया है, लेकिन यह उसका स्वागत कर रहे हैं। रेलवेज को लेके सरकार ने नया ऐलान किया है। सरकार ने ये लक्ष्य रखा है कि आने वाले 3 सालों में वो नई 400 वंदे भारत ट्रेन चलाएगी, जो कि पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित रहेगी। इससे रेल कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी और लोगों को भी फायदा पहुंचेगा। एलआईसी का आईपीओ जल्द लॉन्च करेगी सरकार। एमएसपी पे सरकार ने रिकॉर्ड खरीदारी की बात करी है। सरकार ने यह दावा किया है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में उसने लगभग 2.27 लाख करोड़ रुपए की एमएसपी प्रोक्योरमेंट की है, जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले काफी अधिक है। यह एक अच्छी बात है। हर घर नल योजना के माध्यम से सरकार ने लगभग 5.5 करोड़ लोगों को पीने का साफ पानी मुहैया कराने का फैसला किया है। सरकार ने पीएम आवास योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, इन जैसों जो स्कीम है सरकार की कोर स्कीम, इन पर भी बजट बढ़ाने का फैसला किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए ये कहा है कि हमारी प्राथमिकता क्लीन एनर्जी पर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने COP26 और क्लाइमेट चेंज की भी बात करी। बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा ये लक्ष्य है, पंचामृत लक्ष्य, उसे हम पूरा करेंगे और वर्ष 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य हम प्राप्त करेंगे। सरकार ने गांव में ऑप्टिकल फाइबर को भी बढ़ावा देने का प्रयास किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार नॉर्थ ईस्ट पे काफी ध्यान दे रही है, तो इस वर्ष भी सरकार ने लगभग 1500 करोड़ रुपए नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट के लिए एलोकेट किया है। एक और बहुत बड़ी बात सरकार ने कही है। सरकार ने एक और महत्वपूर्ण बात कही है। सरकार ने कहा कि वह वर्ष 2022-23 में जल्द ही 5G सर्विस शुरू करने जा रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि आपके फायदे की क्या बात है, क्या चीज सस्ती होगी और क्या चीज महंगी हुई है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मोबाइल फोन चार्जर, ज्वेलरी, कपड़े, ये सारे सामान सस्ते हुए हैं। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं बजट के 4 स्तंभों की। सरकार ने इन 4 बातों पर प्रमुख जोर दिया है, जो कि पहला है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, दूसरा है प्रोडक्शन इंसेंटिव,
तीसरा है क्लाइमेट एक्शन और चौथा है एनर्जी ट्रांजिशन। साथ ही साथ सरकार ने इस बार कैपिटल एक्सपेंडिचर पर काफी बढ़ावा दिया है। सरकार ने लगभग 10.68 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट रखा है, जो कि पिछले साल के मुताबिक 35 गुना ज्यादा है। सरकार का यह मानना है कि अगर वो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़क, बिजली, पानी, हॉस्पिटल्स इत्यादि पर खर्च करेगी तो इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी और ये इकोनॉमी के लिए काफी मददगार साबित होगा। सबसे चौंकाने वाला जो फैसला था वो इनकम टैक्स पर कोई बदलाव नहीं था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए ये कहा कि अगर हम इनकम टैक्स में छूट देंगे तो ये सरकार के लिए काफी बोझ साबित होगा। वैसे ही सरकार अभी कोविड-19 के महामारी के दौर से गुजर रही है और इस दौर में अगर इनकम टैक्स पर हम छूट देंगे तो सरकार को काफी बोझ का सामना करना पड़ेगा। आइए बात करते हैं हेल्थ केयर सेक्टर में। सरकार ने हेल्थ केयर सेक्टर पर पिछले बार की तुलना में इस बार अपना बजट बढ़ाया तो है, लेकिन वर्तमान में अगर हम देखें कोविड-19 से लड़ते हुए तो एक अभी भी काफी कम है। सरकार ने लगभग 86,000 करोड़ रुपए हेल्थ केयर पर इन्वेस्ट किया है, जो कि मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और वैक्सीन डेवलपमेंट के ऊपर खर्च किए हैं। सरकार ने जो अपनी पुरानी कुछ योजनाएं हैं इन पर भी बजट बढ़ाया है। आइए बात करते हैं हम रक्षा की। तो रक्षा क्षेत्र पे सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर के बाद सबसे ज्यादा जो बजट एलोकेट किया है वो रक्षा क्षेत्र में है। सरकार ने इस बार 5.25 लाख करोड़ रुपए रक्षा क्षेत्र में निवेश किए हैं। सरकार का यह मानना है कि रक्षा जैसे चीजों में हम समझौता नहीं कर सकते, इसलिए यह पिछले साल के मुताबिक काफी बड़ा है। सरकार ने लगभग 68% जो भी खरीदारी है वो घरेलू कंपनियों के लिए रखी है। रक्षा में लगभग 25% रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए खर्चा रखा गया है। डिफेंस सेक्टर में इंपोर्ट को घटाने और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये काफी अच्छा कदम है। दोस्तों, अगर वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो सरकार ने जो रक्षा बजट बढ़ाया है उसका लोग स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि हम दो मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहे हैं, एक तरफ चीन तो दूसरी तरफ पाकिस्तान, और हमें आधुनिक हथियारों की भी जरूरत है। आइए बात करते हैं अब शिक्षा बजट में। सरकार ने इस बार शिक्षा में 11.68% की बढ़ोतरी करी है, जो कि काफी अच्छा कदम है। सरकार ने 1 क्लास 1 टीवी जैसी एक नई स्कीम चालू करी है। सरकार ने इस बार एजुकेशन बजट 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रखा है। इस बार सरकार का पूरा जोर डिजिटल एजुकेशन की ओर है। सरकार ने इस वर्ष एक नई स्कीम लॉन्च की है, ई पासपोर्ट, जो कि काफी अच्छी मानी जा रही है। सरकार ने स्टार्टअप्स पर 2023 तक कोई टैक्स नहीं लगाने का फैसला किया। साथ ही साथ सरकार ने ई पासपोर्ट जैसी नई सुविधा लॉन्च की है। सरकार ने इस बार कॉरपोरेशन टैक्स जो कि 18% था उसे घटाकर 15% किया है। साथ ही साथ जो कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री है उस पे जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उस पे जो टैक्स लगता था 18% उसे भी घटाकर 15% कर दिया है। तो दोस्तों, ये रही बजट की कुछ प्रमुख बातें। अगर मैं पूरा बजट समझाने जाऊं तो आपके लिए 2 घंटे भी कम पड़ेंगे। तो जो कुछ बातें, महत्वपूर्ण बातें मैं समझा सकता था इन कुछ मिनटों में, ये कुछ प्रमुख बातें थी। तो आप ही बताइए, आप देख के बताइए कि आपको ये बजट कैसा लगा, इससे इकॉनमी को क्या मदद मिलेगा, क्या ये बजट अच्छा है या बुरा है, ये फैसला आपको करना है। अगर आप सत्ताधारी पक्ष से पूछेंगे तो ये इसे बहुत ऐतिहासिक बजट बताएगा, लेकिन अगर आप इसे किसी विपक्ष के नेता से पूछेंगे तो ये इसे दुनिया का सबसे खराब बजट बताएगा। तो फैसला आपको करना है, एक अपनी खुद की राय बनाएं, किसी के कहने पर ना चले। हमने एक नया इनिशिएटिव लिया है। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।